युद्ध की आग में दुनिया का एक बड़ा भूभाग जलने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध की ज्वाला में कई देश भस्म होने वाले हैं। जेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री रुस्तम जो कुछ कर रहे हैं उससे तीसरे विश्व विनाश के शोले भड़कने का खतरा बहुत बढ़ गया है। असल में जेलेंस्की अपनी पराजय टालने के लिए अमेरिका समेत पूरे नेटो को युद्ध में खींचना चाहते हैं। इसके लिए न सिर्फ उन्होंने मुकम्मल प्लान बना लिया है बल्कि उस खतरनाक प्लान को एक्टिवेट भी कर दिया है। इतना बड़ा धमाका हुआ कि 30 किलोमीटर तक धरती कांप उठी। जिस वक्त लोग सो रहे थे उस वक्त आसमान से मिसाइल गिरी, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वहां मौजूद कई इमारतें बर्बाद हो गई। धमाके के साथ ही आसमान में बारूदी आग की ऊंची लपटें दिखने लगी। यह हमला उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ। यह धमाका एयरपोर्ट पर हुआ। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई जबकि करीब 200 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर है। इसका मतलब यह कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में धमाका क्यों हुआ, किसने किया, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। लेकिन शक है कि इस हमले के पीछे यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का हाथ है। आशंका यह है कि धमाका जेलेंस्की ने करवाया है। यूक्रेन पर यह शक इसलिए गहरा गया है क्योंकि उज़्बेकिस्तान रूस का सहयोगी देश है। अट्ठाईस सितंबर की आधी रात को उज़्बेकिस्तान में हमला हुआ तो 27 सितंबर की रात को रोमानिया की धरती पर अटैक हुआ। यानी लगातार 2 दिन में 2 देशों की धरती पर हमला। एक देश रूस का करीबी तो दूसरा देश रोमानिया, नेटो सदस्य। उज़्बेकिस्तान और रोमानिया की धरती पर हुए धमाकों के पीछे यूक्रेन की साजिश बताई जा रही है। इन हमलों के पीछे जेलेंस्की का बहुत ही खतरनाक प्लान है। अगर ये प्लान सफल हुआ तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिससे यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो जाएगा। जेलेंस्की अगर अपने मकसद में कामयाब रहे तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। असल में रूसी हमलों से यूक्रेन पस्त होता जा रहा है। इस वक्त यूक्रेनी फोर्स हार के कगार पर खड़ी है। नेटो भी यूक्रेन की मदद नहीं दे रहा। ऐसे में जेलेंस्की हार या सरेंडर से बचने के लिए बहुत ही खतरनाक रणनीति पर काम कर रहे हैं। संभव है कि उज़्बेकिस्तान और रोमानिया की धरती पर हुए धमाके उनकी इसी सीक्रेट रणनीति का हिस्सा हो। दरअसल हार से बचने के लिए जेलेंस्की सर्दियों से पहले अमेरिका और नेटो देशों को युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की दुनिया को महाजंग की आग में झोंकना चाहते हैं ताकि यूक्रेन सरेंडर से बच जाए। कहा जा रहा है कि यूक्रेन नेटो देश रोमानिया की धरती पर हमले इसलिए कर रहा है ताकि हमले का शक रूस पर जाए और नेटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ दे। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में धमाका कर यूक्रेन रूस को उकसा रहा है।
उज्बेकिस्तान रूस का सहयोगी देश है। हमले का शक नेटो पर जाएगा। ऐसे में रूस नेटो के खिलाफ महासंग्राम शुरू कर सकता है। रोमानिया और उज्बेकिस्तान में हुए हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन एक साथ नेटो और रूस दोनों को भड़का रहा है। तीसरा विश्व युद्ध जल्द शुरू हो, इसलिए ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स हर एक प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G7 देशों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने G7 देशों से बहुत ही खतरनाक डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से उन फैक्ट्रियों पर हमले की अनुमति मांगी है जहां ईरानी शाहेद ड्रोन बनाए जाते हैं। मतलब ज़ेलेंस्की की मंशा ईरान, सीरिया और रूस में मौजूद शाहेद ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने की है। ज़ेलेंस्की को अगर इजाजत मिली, अगर ईरान, सीरिया और रूस में यूक्रेन ने हमले किए तो जंग की आग एक साथ कई देशों में फैल जाएगी और शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। और इसी के साथ ज़ेलेंस्की का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो ज़ेलेंस्की उन देशों की हथियार फैक्ट्रियों पर भीषण हमला करना चाहते हैं जहां ईरानी शायद ड्रोन बनते हैं। ईरानी ड्रोन 3 देशों में बनते हैं, ईरान, सीरिया और रूस। ज़ेलेंस्की सेना इन्हीं देशों में मौजूद ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह करने का मंसूबा पाले बैठी है। ज़ेलेंस्की ने जो चिट्ठी G7 को लिखी है उसमें आरोप लगाया है कि कई पश्चिमी और यूरोपियन देशों की कंपनियां ईरानी ड्रोन बनाने के लिए पार्ट्स मुहैया करवाती हैं। ज़ेलेंस्की का यह दावा एकदम सही है। शाहेद ड्रोन बनाने के लिए ईरान को अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, पोलैंड, तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, कोस्टा रिका, हांगकांग और UAE कल पुर्जे बनाकर देते हैं। संभव है कि यूक्रेन ने उज्बेकिस्तान पर इसलिए बड़ा हमला किया हो। सवाल यह भी है कि ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कौन-कौन से देश करते हैं। जवाब है ईरान, रूस और यमन के हूती विद्रोही। ज़ेलेंस्की ने G7 को जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह भी बताया है कि आखिर ईरान, सीरिया और रूस में मौजूद ड्रोन फैक्ट्रियों पर हमले क्यों जरूरी हो गए हैं। लेटर में ज़ेलेंस्की ने कहा कि पिछले 3 महीने में रूसी सेना यूक्रेन पर 600 से ज्यादा ईरानी ड्रोन दाग चुकी है। रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही हुई है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की शाहेद ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को जलाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ईरान, सीरिया और रूस में मौजूद शाहेद ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया जाए। ऐसा करने पर ही यूक्रेन का वजूद बच सकता है। अपनी चिट्ठी में ज़ेलेंस्की ने उन पश्चिमी और यूरोपीय देशों की कंपनियों पर भी कार्रवाई की मांग की है जो ईरानी ड्रोन बनाने के लिए पार्ट्स सप्लाई करती हैं। ज़ेलेंस्की की इस चिट्ठी के बाद अमेरिका ने ईरान, हांगकांग, UAE और तुर्की की उन कंपनियों पर बैन लगा दिया जो ईरानी ड्रोन बनाने के लिए पार्ट्स सप्लाई कर रही थी। लेकिन इससे ज़ेलेंस्की खुश नहीं है। असल में वो खुश तब होंगे जब युद्ध की आग कई देशों तक फैल जाएगी, जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। महायुद्ध शुरू होगा तो यूक्रेन पराजय से बच जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का यही सीक्रेट और खतरनाक प्लान है। अमेरिका यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें देने जा रहा है। इसको लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। ATACMS मिसाइलें मिलते ही यूक्रेन, ईरान, सीरिया और रूस की ड्रोन फैक्ट्रियों पर प्रहार कर सकता है और इसी के साथ यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो जाएगा, यानी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा।
ज़ेलेंस्की के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ तो रूस ने घोषणा कर दी कि अब कीव पर परमाणु हमला न सिर्फ जरूरी है बल्कि मजबूरी भी है। जाहिर है माहौल वैसा ही बन रहा है जैसा ज़ेलेंस्की चाहते हैं। अगर रूस ने एटमी हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है और इस तरह ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर सफल हो जाएगा। तबाही के मुहाने पर खड़ा यूक्रेन रेस्क्यू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी मोर्चे पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के टैंकों पर आर्टिलरी प्रहार किया गया है। यूक्रेन के कई टैंक नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। यह निश्चित है कि अब युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच एक तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका विस्तार होने वाला है। दुनिया के 55 देशों में चलने वाले एक बड़े शोध संस्थान R&D कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि व्लादिमीर पुतिन नेटो से सीधे टकराव की तैयारी कर चुके हैं। इस टकराव में आत्मरक्षा और आक्रमण दोनों के लिए मुख्य हथियार परमाणु मिसाइलें बनने वाली हैं। यूरोप में नेटो देशों के सैन्य ठिकाने रूस के टारगेट पर हैं। रूस ऐसा क्यों करने वाला है और रूस की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एटमी प्रहार को तैयार है रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यूरोप में नेटो देशों के सैन्य बेस टारगेट पर लॉक कर दिए गए हैं। रूस नेटो से सीधे युद्ध के अंतिम चरण की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस को यह कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसी क्या वजह है कि अब पुतिन ने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का कठोर फैसला ले लिया? क्योंकि पुतिन के अखंड रूस का पहला अभिन्न हिस्सा यानी क्रीमिया धड़क रहा है। क्रीमिया पर बारूद तो यूक्रेन बरसा रहा, लेकिन इसके प्रायोजक अमेरिका और ब्रिटेन। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने घोषणा कर दी है कि क्रीमिया के दोषियों को दंड दिया जाना तय है। घोषणा हो चुकी है, प्रतिशोध की जमीन भी तैयार हो चुकी है। लेकिन रूस ने क्रीमिया का प्रतिशोध लेने के लिए नाटो से सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि इसके कुछ और कारण भी हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रूस की आर्मी लीडरशिप पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना नेतृत्व विहीन हो चुकी है। करीब 600 दिन से जारी युद्ध में रूस की सेना ने बड़े बड़े सैन्य अधिकारी गंवाए हैं। पुतिन की वॉर मशीनरी चलाने वाले बड़े बड़े जनरल युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये युद्ध में मारे जा चुके वो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने यूक्रेन में विशेष सैन्य ऑपरेशन की कमान संभाल रखी थी। ये पुतिन के करीबी थे और यूक्रेन विजय की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। इनके मारे जाने के बाद रूस का विशेष सैन्य ऑपरेशन दिशाहीन हो चुका है। इसलिए विशेष सैन्य ऑपरेशन को अब महायुद्ध में बदलने का फैसला लिया गया है। युद्ध को यूक्रेन की जमीन से रूस की जमीन तक लाने वाले दो देश अमेरिका और ब्रिटेन ही हैं, और इसलिए पुतिन ने अब नाटो से सीधे युद्ध की तैयारी कर ली। इसका सबूत है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के पेज 8 पर दर्ज विकल्प ए और विकल्प एफ में साफ लिखा है कि नाटो पर हमले और यूक्रेन पर परमाणु प्रहार। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि रूस 3 तरह के हालात में परमाणु हमला करेगा।
पहली स्थिति होगी कि अगर रूसी हमले में यूक्रेन में मौजूद नेटो स्टाफ की मौत हो जाए। इसके बाद अगर नेटो रूस से बदले की तैयारी करे, ऐसे में खतरे को भांपकर नेटो पर पहला परमाणु हमला कर देगा। दूसरी स्थिति होगी अगर रूस क्रीमिया में जासूसी करने वाले अमेरिकी टोही विमानों को मार गिराए। इसके बाद नेटो रूस के एयरबेस पर हमला करे तो हमले रोकने के लिए रूस परमाणु हथियार चला सकता है। तीसरी स्थिति यह होगी कि अगर यूक्रेन को नेटो से सुरक्षा गारंटी मिली और यूक्रेन रूस की जमीन पर हमले करता रहा तो पुतिन यूक्रेन पर बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन ने परमाणु हमले के टारगेट भी तय कर लिए हैं। नेटो के कौन से ठिकाने रूस का टारगेट बन सकते हैं, ये जानिए। यूरोप में नेटो के एयरबेस पुतिन का टारगेट बन सकते हैं। बेल्जियम में नेटो सेनाओं का एयरबेस क्लेन ब्रोग्रेल है। ये रूसी मिसाइलों का टारगेट बन सकता है। जर्मनी में नेटो का बुशेल एयरबेस पुतिन की आईसीबीएम की रेंज में है। इटली का एवियानो नेटो एयरबेस भी पुतिन का संभावित टारगेट हो सकता है। नीदरलैंड्स में वोकेल एयरबेस पर अमेरिकी विमान तैनात हैं, यहां भी पुतिन हमला कर सकते हैं। इसी तरह नेटो के नेवल बेस भी पुतिन के निशाने पर हैं। इटली के नेपल्स में यूएस नेवी का सपोर्ट बेस है और यहां हमला किया जा सकता है। स्पेन के तटीय शहर रोटा में यूएस नेवी का स्टेशन है, यहां भी मिसाइल बरसाई जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम के डियागो गार्सिया में यूएस नेवी का सपोर्ट बेस है और यहां भी हमले की आशंका है। पुतिन का प्लान सिर्फ इन्हीं ठिकानों को टारगेट करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ रूस के पड़ोसी देशों में बने नेटो के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जा सकते हैं। अभी तक ओडेसा पोर्ट पर हो रहे हमलों की वजह से रोमानिया खतरे की जद में था और अब रूस ने नीदरलैंड्स पर सीधे हमले की धमकी दे दी है। यानी अब यूक्रेन का पूरा मित्रमंडल सीधे रूस के टारगेट पर है। खुफिया रिपोर्ट है कि यूरोप को गैस और पेट्रोल की तंगी में डालने के लिए सर्दियों से पहले नीदरलैंड्स की रिफाइनरीज को तबाह किया जा सकता है। दावा यह भी किया गया है कि रूस अमेरिका और नेटो के सिस्टम को फेल करने के लिए जमीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी हमला करेगा। रूस अमेरिका के सैन्य सैटेलाइट को टारगेट करने का प्लान बना चुका है। अमेरिकी सैटेलाइट गिरे तो गाइडेड हथियार फेल हो जाएंगे। रूस के पास सैटेलाइट गिराने वाली मिसाइलें हैं। नवंबर 2021 में रूस अपना सैटेलाइट गिराकर शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। रूस ने जल थल नभ में विश्व विध्वंस की तैयारी कर ली है। रूस की जमीन दहलती रही तो यूरोप का भस्म होना निश्चित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। खेरसोन पर रूसी सेना ने बमबारी की है। यूक्रेनी कब्जे वाले खेरसोन पर यह बमबारी की गई है। बमबारी में तबाह हुए हैं यूक्रेनी सैन्य चौकी। यूक्रेन का 3 लोगों की मौत होने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आज से ठीक 9 दिन बाद मॉस्को के रेड स्क्वायर पर बड़ा जलसा होने वाला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन 3 दिन बाद रेड स्क्वायर पर होगा बड़ा जलसा जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। इस मौके पर क्रेमलिन भी रंगीन रोशनी में चमकता दिखाई देगा। जानते हैं क्यों? दरअसल 7 अक्टूबर को प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन है, जिसके चलते मॉस्को समेत पूरे रूस में जश्न का माहौल होगा। लेकिन जश्न के इस मौके को मातम में बदलने की तैयारी हो चुकी है, वो भी यूक्रेन की तरफ से। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर या फिर उससे पहले रूस के महाविस्फोट हो सकता है। तो क्या पुतिन का बर्थडे रूस के लिए बनेगा? 7 अक्टूबर को क्रेमलिन रंगीन रोशनी में नहाया होगा। 7 अक्टूबर को क्रेमलिन के बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा होगा। Раз, два, три! Ура! Ура! Ура!
7 अक्टूबर को पूरे मॉस्को में बड़ा आयोजन होगा। 7 अक्टूबर को रूस के कोने कोने में जश्न का माहौल होगा। क्योंकि 7 अक्टूबर की तारीख रूस की आवाम के लिए बेहद खास है। जानते हैं क्यों? दरअसल 7 अक्टूबर को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन है। 7 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति पुतिन 71 साल के हो जाएंगे। लिहाजा इस मौके पर क्रेमलिन ही नहीं बल्कि पूरा रूस जश्न में डूबा होगा। लेकिन इस जश्न में खलल डालने की तैयारी हो चुकी है। 7 अक्टूबर से पहले रूस को दहलाने की प्लानिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि पुतिन के बर्थडे से पहले रूस में डूम्सडे लाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के ही एक सीनियर जर्नलिस्ट ने किया है, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। रूसी पत्रकार सोलोव्योव का दावा सन्न कर देने वाला है, क्योंकि अगर 7 अक्टूबर से पहले रूस दहला, अगर यूक्रेन ने विस्फोटक प्रहार किया, तो यकीन मानिए रूस यूक्रेन की जंग फौरन वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। क्योंकि 7 अक्टूबर का दिन पुतिन के लिए बेहद खास है। ऐसे में यूक्रेन ने पुतिन के स्पेशल डे को रूस के सर्वनाश का दिन बनाने की कोशिश की, तो फिर प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय है। दरअसल 7 अक्टूबर से पहले हमले की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि जल्द ही बाइडेन यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों की खेप भेजने वाले हैं। इतना ही नहीं, ATACMS मिसाइलों के साथ साथ पेंटागन बैटल ग्राउंड के विध्वंसक योद्धा अब्राम्स टैंक को भी कीव भेजेगा। मतलब यूक्रेन को मजबूत करने के लिए सुपर पावर पूरे एक्शन में है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका से मिले विनाशक हथियारों के जरिए ही यूक्रेन 7 अक्टूबर से पहले अभी तक का सबसे बड़ा अटैक करेगा। दरअसल इन आशंकाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है कि बीते कुछ दिनों से यूक्रेन के टारगेट पर रूस के डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेनी सेना सिलसिलेवार अंदाज में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने में जुटी है। और इसके लिए यूक्रेनी डिफेंस Su-27 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। Su-27 फाइटर जेट से AGM-88 हार्म मिसाइल दागी जा रही है। वहीं यूक्रेन हमले के लिए H-2 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा क्लस्टर बमों से भी रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा रहे हैं। यानी आसमान से लेकर जमीन तक दोनों वॉर फ्रंट से ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड रूस के रक्षा कवच को भेद रही है। और आपको बता दें कि रूसी डिफेंस को नेस्तनाबूद करने के लिए जिस ब्रह्मास्त्र का सबसे प्रचंड तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो है H-2 मिसाइल। यूक्रेनी आर्म्स फोर्स का सबसे पसंदीदा और घातक हथियार है H-2 मिसाइल, जो एक ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। आमतौर पर इस किलर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की थल सेना करती है। क्योंकि H-2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 50 से 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम तक वजनी होती है।
पुतिन ने एक खास ऑपरेशन के लिए अपने मित्र लुकाशेंको की मदद ली है। मिन्स्क में इन दिनों मिस बेलारूस कंपटीशन जारी है। रूस और बेलारूस की मॉडल यहां गाउन्स में नहीं बल्कि वर्दी पहने दिख रही हैं। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके वीडियो रूस और बेलारूस में वायरल किए जा रहे हैं। मॉडल्स के हाथ बंदूक देने के पीछे पुतिन का क्या मकसद है, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। यह है पुतिन का ऑपरेशन मिस बेलारूस। ये मॉडल्स भले ही वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में इनमें से किसी एक को मिस बेलारूस चुना जाएगा। ब्यूटी कॉम्पिटिशंस में अभी तक शायद मॉडल्स को गाउन्स की बजाय वर्दी में दिखाया गया। ये शायद पहली बार हो रहा है कि मिन्स्क के आर्मी फायरिंग रेंज में ब्यूटी कॉम्पिटिशन किया जा रहा है। इन मॉडल्स को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। इनको निशाना लगाने का अभ्यास कराया जा रहा है और इसके बाद इनमें से किसी एक के सिर पर मिस बेलारूस का ताज रखा जाएगा। सवाल यह है कि ब्यूटी कंपटीशन में सैन्य ट्रेनिंग को जीत का एक अहम पैमाना क्यों बनाया गया है? रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो मकसद था रूस का विस्तार और साथ ही रूस की जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या की कमी का संकट पहले ही था और युद्ध में रूसी सेना के जवान बड़े पैमाने पर मारे जा चुके हैं। अब पुतिन को सैन्य प्रशिक्षण के लिए मानसिक तौर पर अगली पीढ़ी को तैयार करना है। 2022 के बाद से पुतिन ने जितने भर्ती ऑपरेशन चलाए वो किशोर और युवाओं को आकर्षित करने के लिए थे। जेलों से भी अपराधियों को वैग्नर ग्रुप में भर्ती किया गया। लेकिन लंबे युद्ध के आसार को देखकर अब लड़कियों और युवा महिलाओं को आकर्षित करने का प्लान है। मिस बेलारूस प्रतियोगिता में मॉडल्स को सैन्य वर्दी पहनाई गई। इनको निशानेबाजी का अभ्यास कराया गया। इनके वीडियो बेलारूस और रूस के स्कूल कॉलेजेस में दिखाए जा रहे हैं। पुतिन का प्रयास है 15-16 साल की छात्राओं को मानसिक तौर पर सैन्य प्रशिक्षण के लिए तैयार करना, बच्चियों के मन में देशभक्ति की भावना मजबूत करना। मॉडल्स के जरिए युवा महिलाओं को हथियार उठाने का संदेश दिया जा रहा है। पुतिन का संदेश है कि सौंदर्य का प्रतीक महिलाएं जरूरत पड़ने पर शत्रु संहार भी कर सकती हैं। और अब रूस को ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो युद्ध में देश के लिए बलिदान दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस तरह से यूक्रेन में पुतिन के सैनिक तबाही मचा रहे हैं, इसी तरह के हालात नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में भी हो सकते हैं, क्योंकि अलास्का को वापस लेने के लिए रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर अलास्का को लेकर रूस और अमेरिका में टकराव के आसार क्यों बढ़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अलास्का रूस को वापस दे दिया जाए, या फिर रूस जैसे यूक्रेन में घुसकर कब्जा कर रहा है वैसे ही अमेरिका के अलास्का पर कब्जा कर ले। क्योंकि एक अरसे पहले अलास्का रूस का हिस्सा था। एक वीडियो सोशल साइट पर शेयर किया जा रहा है जिसमें अलास्का वापस लेने की मांग करते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन ने अलास्का पर कब्जे के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी ऑपरेशन शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक उसी तरह हो जाएगा जैसे यूक्रेन में रूसी सैनिक तबाही मचा रहे हैं।
यही वजह है कि बीच बीच में रूसी फाइटर जेट अलास्का के एकदम पास पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले अलास्का के एकदम पास रूस ने 11 वॉरशिप की तैनाती करके सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे डाली थी। बेरिंग सी के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका का इलाका अलास्का और दूसरी तरफ रूस की सीमा है। दोनों के बीच में करीब 88 किलोमीटर की दूरी है। एक तिहाई यूरोप के बराबर का हिस्सा अमेरिका ने साल 1867 में रूस से कौड़ियों के भाव में खरीद लिया था। उस वक्त अलास्का की कीमत 45 करोड़ लगाई गई थी, जो 2 सेंट यानी करीब 50 पैसे प्रति एकड़ के दर पर थी। तब से अलास्का अमेरिका के लिए कमाई का बड़ा जरिया बना हुआ है, क्योंकि अलास्का में सोने और हीरे के खदाने हैं, गैस और तेल का अकूत भंडार है। इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म से अमेरिका हर साल अरबों डॉलर कमाता है। अब पुतिन सोवियत काल वाला रूस बनाने की जिद ठाने बैठे हैं। ऐसे में यूक्रेन के साथ अलास्का को भी वापस लेने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इस खतरे को भांप चुका है। इसलिए उसने 2 मिलिट्री बेस बना लिए हैं, साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। यानी साफ है, अमेरिका अलास्का को टही देने वाला। इसका सीधा मतलब है, अगर रूस इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जंग का नया मोर्चा खुलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत में विनाश की नई लहर आने वाली है। यहां दूसरी बार ऐसा विध्वंस होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाखमुत के मैदान में फिर से वैगनर लड़ाकों की एंट्री हो गई है। वैगनर फाइटर्स ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेनी फोर्स पर वैगनर का प्रहार शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने बाखमुत में वैगनर को दोबारा क्यों भेजा? क्या रूसी सेना बाखमुत हार रही है? क्या बाखमुत में फिर से बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है? क्या बाखमुत में फिर से बहुत बड़ा रक्तपात होने जा रहा है? क्या मई में वैसा ही नरसंहार फिर से होने जा रहा है जैसा 4 महीने पहले हुआ था? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाखमुत के मैदान में फिर से वैगनर लड़ाकों की एंट्री हो गई है। 4 महीने से जो वैगनर फाइटर युद्ध के मैदान से दूर थे, वो फिर से लौट आए हैं। कहीं और नहीं, उसी बाखमुत में जिसे उन्होंने रूस के लिए जीता था। यूक्रेनी सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि बाखमुत के वॉर जोन में वैगनर वापस लौट आए हैं। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ फिर से बड़ी जंग छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर बाखमुत में वैगनर की वापसी क्यों हुई? पुतिन इस वॉर फ्रंट पर प्रिगोजिन के लड़ाकों को भेजने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या रूसी सेना बाखमुत हार रही है? क्या बाखमुत बचाने के लिए फिर से वैगनर बटालियन को मोर्चे पर लगाया गया है? इन तमाम सवालों का जवाब अगर हाँ में दिया जाए तो गलत नहीं होगा। असल में बाखमुत रूसी सेना के हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है और रूसी सेना उसी बाखमुत में कमजोर पड़ती जा रही है जिस पर फिलहाल उसका कब्जा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत में यूक्रेनी सेना को बढ़त हासिल हो गई है। फिलहाल जो हालात हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेनी फोर्स जल्द ही बाखमुत को फिर से अपने कब्जे में ले लेगी। बाखमुत को बचाने में रूसी सेना नाकाम रही है, लिहाजा अब पुतिन ने वैगनर को मोर्चे पर भेज दिया है। क्या किसी मुल्क का सुप्रीम लीडर अपनी एटमी सनक के चलते संविधान तक को बदल सकता है? क्या दुनिया में जलजला लाने के लिए नई न्यूक्लियर नीति बना सकता है? यकीनन आज के दौर में दुनिया के तमाम देश शांति और सौहार्द की बात करते हों, मगर एक मुल्क ऐसा भी है जिसे एटमी हथियारों का जुनून है और इसे हासिल करने के लिए उस मुल्क के तानाशाह ने संविधान को बदल दिया। आखिर क्यों और कैसे, आप भी देखिए। भले ही मौजूदा वक्त में जंग रूस यूक्रेन में छिड़ी हो, भले ही यूक्रेन को लेकर नाटो की पुतिन से तनातनी बढ़ी हो, भले ही सुपर पावर अमेरिका और महाबली रूस के बीच तनाव चरम पर हो,
मगर इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का बारूदी अंदाज, सनक और जंगी फितूर दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। जंग के बीच नॉर्थ कोरिया से सन्न कर देने वाली खबर सामने आई है। वो ये कि नॉर्थ कोरिया के संविधान में न्यूक्लियर नीति को मंजूरी मिली। सर्वसम्मति से नॉर्थ कोरिया की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। उत्तर कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। न्यूक्लियर पॉलिसी के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं है। नॉर्थ कोरियाई सुप्रीम लीडर किम ने अपने संविधान में जो बड़ा बदलाव किया है, जिस तरह से न्यूक्लियर नीति को मंजूरी दिलवाई है, जानते हैं इसके मायने क्या हैं? दरअसल अब उत्तर कोरिया पूरी ताकत के साथ खुलेआम अपने परमाणु विनाशकों की खेप बढ़ाएगा। एटमी जखीरे को हर नए दिन के साथ अपग्रेड करेगा, जिसका मतलब आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया एटमी हथियारों की ताकत में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन सकता है। वैसे भी पूरी दुनिया उत्तर कोरिया को बारूदी सल्तनत के नाम से जानती है और पहचानती है, और इसके पीछे की वजह है किम जोंग उन। जिसे बम, गोला बारूद और मिसाइलों का न सिर्फ शौक है, बल्कि वो विध्वंसक हथियारों के लिए पागल है। वक्त बेवक्त ये सन की दुनिया को धमकाने के लिए मिसाइलों और एटम बमों का टेस्ट करता रहता है। दुनिया के बदनाम तानाशाह की यही पहचान है। ऐसे में अगर किम के हाथ एटमी हथियारों का भारी जखीरा मिला तो वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त महाविनाश ला सकता है। एक जंग जो 30 साल से चल रही थी, एक इलाके पर कब्जे के लिए दो देश 30 साल से टकरा रहे थे। हजारों लोगों की जान इस खूनी संघर्ष में चली गई, लेकिन अब उस जंग का अंत हो चुका है। नागोर्नो काराबाख का अस्तित्व खत्म हो चुका है। नागोर्नो काराबाख अब इतिहास बन चुका है। अब नागोर्नो काराबाख में उठता बारूदी बवंडर थम गया है। अब गोलीबारी की आवाजें शांत हो चुकी हैं। अब नागोर्नो काराबाख की जंग एक अतीत बन जाएगी, क्योंकि 30 सालों की जंग पर विराम लग गया है। इसे अज़रबैजान की जीत और आर्मीनिया के हार के तौर पर देखा जा रहा है। अज़रबैजान के कब्जे के बाद से ही आर्मीनिया मूल के हजारों लोग इलाके को छोड़कर जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी दिख रही थी। इस बीच खबर आई कि नागोर्नो काराबाख की अलगाववादी सरकार के राष्ट्रपति सैमुअल शाहरामान्यन ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें लिखा है, मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए रिपब्लिक ऑफ नागोर्नो काराबाख का सहमति पूर्वक विलय किया जाता है। सभी संस्थाओं और संगठनों का अस्तित्व 1 जनवरी 2024 से पहले पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।